हेलो लर्नर्स। तो आज हम एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो मैं आज सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करती हूँ। आप हर रोज जो चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि वाटर, एयर और बहुत सारी चीज़ें, आपने कभी सोचा है कि वो कहाँ से आते हैं? आज हम उसके बारे में भी जानने वाले हैं। ठीक है। तो रिसोर्स क्या होता है? हम जानते हैं रिसोर्स क्या होता है। क्यों? क्योंकि हमें नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा कि व्हाट इज अ रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? अ रिसोर्स इज एनीथिंग दैट इज यूजफुल एंड हैज वैल्यू फॉर पीपल। रिसोर्स कोई भी चीज है। मैं भी रिसोर्स हूँ। अगर आप मेरी वैल्यू करते हो, मैं आपकी किसी काम आती हूँ, तो मैं क्या हूँ? आपके लिए एक रिसोर्स हूँ। अगर आप मेरे लिए कोई काम आते हैं तो आप मेरे लिए एक रिसोर्स हैं। दिस इज द पेन। ये एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि हम इससे लिखते हैं, ये हमारा काम, ये हमारा काम आता है। वो एक रिसोर्स है। ओके। वो रिसोर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं? वैसे तो रिसोर्स दो टाइप के ही होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। पर फिर हमने बोल दिया कि ह्यूमन खुद भी रिसोर्स हो सकता है। ठीक है। जैसे कि मैं भी एक रिसोर्स हूँ, आप भी एक रिसोर्स हैं। हम सब एक रिसोर्स हैं। अगर हम किसी के काम आए, तो हम किसी चीज में काम आए। नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं? जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं, डायरेक्टली हमें नेचर से मिलते हैं, बिना किसी ह्यूमन एफर्ट्स के। अ नेचुरल रिसोर्स इज अ रिसोर्स दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम नेचर विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट। एक नेचुरल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स होता है जो डायरेक्टली नेचर से आता है, बिना किसी ह्यूमन के एफर्ट के। ओके। These are the things we get from the earth, air, water और sun, which are useful to us in many ways. यहाँ पे कुछ चीज दी गई हैं जो हमें अर्थ से मिलती हैं, पृथ्वी से मिलती हैं, एयर से मिलती हैं, हवा से, वाटर पानी से, और सन। ठीक है। जैसे कि सनलाइट। सनलाइट हमें किससे मिलती है? सन से मिलती है। फिर बात आती है सोयल की। सोयल हमें अर्थ से मिलती है। कोल हमें किससे मिलता है? अर्थ से मिलता है। ओके। फॉरेस्ट भी अर्थ से, रिवर्स से पानी मिलता है हमें। ओके। अब हम बात करते हैं, आर ह्यूमंस ऑल्सो आर रिसोर्स? क्या ह्यूमंस भी एक रिसोर्स हैं? अभी मैंने शुरुआत में ही बात की थी कि ह्यूमंस रिसोर्स हैं। क्यों? अब हम जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स कौन से जो रिसोर्स ह्यूमन ने बनाए हैं, वो रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे कि ये पेन का एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से। ये एग्जांपल लिया हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। जो रिसोर्सेज ह्यूमंस बनाते हैं उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, वो रिसोर्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। दिस इज ऑल्सो अ रिसोर्स। ओके। अब हम जानते हैं क्यों। क्यों? बिकॉज ह्यूमंस यूज नॉलेज एंड स्किल्स टू यूज अदर रिसोर्सेज। ह्यूमंस क्या करते हैं? अपनी नॉलेज को यूज करते हैं, स्किल्स को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बाकी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। अभी मैं जो जिसमें रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं उसको यूज कर रही हूँ, अपनी नॉलेज को यूज कर रही हूँ, अपनी स्किल्स को यूज कर रही हूँ। क्यों? ताकि मैं इस रिसोर्स को यूज कर सकूं और आप तक ये वीडियो पहुंचा सकूं। ओके। मेक मशीन्स एंड टूल्स। मशीन्स बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं। जैसे कि जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये लैपटॉप है, इसमें मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये एक मशीन है। हम इसको टूल भी कह सकते हैं। डू फार्मिंग, टीचिंग, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ह्यूमंस क्या करते हैं? फार्मिंग कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, बिल्डिंग कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। When people are healthy, skilled and educated, they become valuable resources for society. जब कोई लोग हेल्दी होता है, स्किल्ड होता है और एजुकेटेड होता है, तो वो सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाता है। मतलब बहुत कीमती रिसोर्स। ओके। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो चार बेसिस पे बांटे गए हैं। चार बेसिस पे। ओके।
अब हम उन बेसिस के बारे में जानेंगे कि वो 4 बेसिस कौन से हैं। सबसे पहला है ओरिजिन। ओके, ओरिजिन मतलब कि कहाँ से रिसोर्स की शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग कहाँ से है। ओके, जहां से रिसोर्स स्टार्ट होगा वो उसका ओरिजिन कहलाता है। उसमें आते हैं दो पार्ट्स या फिर दो टाइप्स हम कह सकते हैं। सबसे पहले है बायोटिक एंड दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट कम फ्रॉम लिविंग और वंस लिविंग organisms. They are part of biosphere and include all plants and animals. बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें लिविंग थिंग से मिलते हैं या फिर ऐसी चीज से मिलते हैं जो पहले लिविंग थी। ओके, और वो बायोस्फीयर का पार्ट होते हैं। बायोस्फीयर क्या होती है? जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, सबसे पहले हम जानते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर यहाँ पे मान लेते हैं हम। फिर मान लेते हैं हम लिथोस्फीयर, लैंड। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, लिथोस्फीयर मतलब लैंड, और एटमॉस्फेयर मतलब एयर। ओके, ये हमने मान ली, ये अपने अपने एरिया में है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर, यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर एंड यहाँ पे लिथोस्फीयर। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर यहाँ पे है जहां पे ये सारी चीजें मीट कर रही हैं और लाइफ को जन्म दे रही हैं, वो वो होती है बायोस्फीयर। ओके, आई थिंक अब आपको ये समझ आ गया होगा, या फिर मैं वर्बली भी दोबारा समझा देती हूँ। जैसे कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, ये दोनों तीनों अलग अलग पार्ट हैं, हमें ये तीनों चाहिए। मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ। मैं इन तीनों को ले रही हूँ। मैं अभी जमीन पे, मेरी चेयर है उस पर मैं बैठी हूँ, ठीक है। मैं जमीन का सहारा ले रही हूँ। एटमोसफेयर, मैं अभी सांस ले रही हूँ, ठीक है। मैं पानी पी रही हूँ रेगुलर। तो इन तीनों चीजों को हम यूज कर रहे हैं और जी रहे हैं। उस जीवन को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। जहां पे इन तीनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो बायोस्फीयर का पार्ट होते हैं, और सभी प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडेड होते हैं इसमें। सभी प्लांट्स, एनिमल्स और मैं भी हूँ, बायोटिक रिसोर्स हूँ। एग्जाम्पल में आगे हैं फॉरेस्ट, एनिमल्स, फिश एंड फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। जो बहुत पहले पेट्रोलियम कैसे बनता है? जब कोई भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके मरने के बाद जो उनकी डेड बॉडीज रह जाती हैं तो उससे क्या बनता है? पेट्रोलियम बनता है। वो धीरे धीरे चेंज होता है पेट्रोलियम में, और फिर पेट्रोलियम से हम पेट्रोल बनाते हैं। ओके, फिर बात आती है अबायोटिक रिसोर्सेज की। अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज दैट कम फ्रॉम द फिजिकल इन्वायरमेंट। दीज इंक्लूड एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, रॉक्स एंड मेटल्स। अबायोटिक रिसोर्सेज वो नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं जो हमें फिजिकल एनवायरनमेंट से मिले होते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे दिस टेप, ये टेप क्या है? अबायोटिक रिसोर्स है। क्यों? हमें ये फिजिकल एनवायरनमेंट से मिली है। इसमें एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं एयर, वाटर, रॉक्स एंड मेटल्स। ओके, जिनमें कोई भी जीवन दान नहीं है, कोई भी जीवन नहीं है उनमें। सांस नहीं ले रहे वो, एयर सांस उड़ना ले रही है, वाटर सांस नहीं ले रहा, रॉक सांस नहीं ले रही, मेटल सांस नहीं ले रही। फिर बात आती है बेस्ड ऑन एक्सोस्टिबिलिटी। एक्सोस्टिबिलिटी मतलब एंडिंग, कहाँ पे खत्म हो रहे हैं वो, कब खत्म होंगे। सबसे पहले आते हैं इनएग्जॉस्टिबल और रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको नेचर ही अपने आप से रिप्लेस कर सकता है, नया बना सकता है, रीजनरेट कर सकता है किसी कम समय में जिसको रीजनरेट किया जाए, रिप्लेस किया जाए, उसको हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड इजिली यूज वाइजली।
अगर हम इन रिसोर्सेज को ध्यान से यूज करेंगे तो ये खत्म नहीं होंगे, जल्दी खत्म नहीं होंगे, आसानी से खत्म नहीं हो सकते ये फिर। जैसे कि हवा है, सनलाइट है, फ्रेश वाटर है और फॉरेस्ट है। ओके, फिर है एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा नहीं बनाए जा सकते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली वंस दे आर यूज्ड अप, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर लिमिटेड इन सप्लाई। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम इजीली आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर वो एक बार यूज कर लिए ना हमने, तो हम उनको इतनी जल्दी नहीं बना सकते दोबारा। जैसे कि कोल है, कोयला, पेट्रोलियम, उसको मिलियंस ईयर लग जाते हैं बनने के लिए, हम इतनी जल्दी नहीं बना सकते ना। मान ले कल खत्म हो गया पेट्रोल, तो मिलियन ईयर तक रुकना पड़ेगा, इतनी देर में हमारा काम रुक जाएगा ना। और इसमें कि किस में होते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं ये। ओके, फिर आते हैं बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, ये तो सबको ही पता है। वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, सब उसमें फर्स्ट आता है यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। दीज आर कॉमन एंड नॉन लिमिटेड टू वन स्पेसिफिक प्लेस। ये रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज, वो जो अर्थ पे ही पूरी जगह हर जगह मिलते हैं, कहीं भी हम इनको पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ओके, ये कॉमन होते हैं और नॉन लिमिटेड होते हैं। किसी एक जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे नॉन लिमिटेड होते हैं, इनकी कोई लिमिट ही नहीं होती किसी एक स्पेसिफिक जगह पे। ये हम नहीं कह सकते कि हर जगह पे नॉन लिमिटेड होंगे, पर ये किसी एक जगह पे नॉन लिमिटेड होंगे और कॉमन होते हैं, थोड़े बहुत तो हर जगह पे होते हैं। फिर आते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ओके, localized resources are found only in certain parts of regions of the world. These are not available everywhere. ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो रीजन, वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में ही मिलते हैं, कुछ सर्टेन पार्ट्स में ही पाए जाते हैं, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते। एग्जाम्पल है जैसे कि कॉपर मिलता है चिली में और कोल मिलता है झारखंड में। मतलब कि वो वहां पे ज्यादा अच्छा मिलता है, अगर कहीं और मिल जाए तो पर इतना अच्छा नहीं मिलेगा जो उसकी सर्टेन प्लेस, उसकी जो सर्टेन प्लेस है वहां से अच्छा नहीं मिलेगा। बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि वो कितना डेवलप हो चुके हैं, कितना उसकी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। ओके, सबसे पहले आते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अ रीजन बट आर नॉट बीइंग यूज्ड येट। दे मे बी यूज्ड इन द फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रॉपर प्लानिंग। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो एक रीजन में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पर वो अभी यूज नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि उनको हम फ्यूचर के लिए रखते हैं कि हम फ्यूचर में उनको अच्छी टेक्नोलॉजी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूज करेंगे। एग्जाम्पल में आ जाती है विंड एनर्जी, किसमें, राजस्थान में और गुजरात में। ठीक है, फिर आते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। Actual resources are those natural resources whose quantity is known and are currently being used for different purposes. Actual resources वो natural resources होते हैं जिनकी quantity का हमें पता होता है, ठीक है, और वो अभी यूज भी किए जा रहे हैं अलग अलग कामकाजों के लिए। ओके, एग्जाम्पल में आ जाते हैं ऑयल, मुंबई में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो ये एक है एक्चुअल रिसोर्स। फिर बात आती है रिजर्व्स की। रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज विच आर नोन एंड अवेलेबल फॉर यूज बट आर केप्ट असाइड टू बी यूज इन द फ्यूचर। रिजर्व्स एक्चुअल रिसोर्सेज का ही पार्ट होते हैं जो जिनका हमें पता होता है,
और वो उनको हम यूज भी कर सकते हैं, पर हम उनको रख देते हैं एक साइड पे ताकि हम उनको फ्यूचर में अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ यूज कर सके। ओके। स्टॉक रिसोर्सेज में होता है resource materials found in the environment that have the potential to be useful, but we don't use but we don't yet have the technology to use them। हम स्टॉक रिसोर्सेज को यूज तो कर सकते हैं। स्टॉक मतलब सामान, वो एक ऐसे मटेरियल्स हैं जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, हमें उनका पता है, हम उनको यूज भी कर सकते हैं, पर अब हम उन्हें यूज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको यूज कर सके, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके। अब हम इस टेबल को समझते हैं। इसमें क्या है कि जो सारे हैं, सारी चीज़ जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाई है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, उसको एक बार में ही दिखा दिया गया है। इसको मैं एक बार जल्दी जल्दी पढ़ा देती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज 4 बेस पे होती है। ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओरिजिन में 2 पार्ट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी में नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। डिस्ट्रीब्यूशन में यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में पोटेंशियल एंड एक्चुअल। बायोटिक कौन से होते हैं? जिनका ओरिजिन लिविंग थिंग्स में होता है। अबायोटिक वो होते हैं जिनका नॉन लिविंग थिंग्स में होता है ओरिजिन। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिनको हम आसानी से रिप्लेनिश नहीं कर सकते, दोबारा बना नहीं सकते। रिन्यूएबल वो होते हैं जिनको हम आसानी से दोबारा बना सकते हैं। यूबिक्यूटिस वो होते हैं जो हर जगह मिलते हैं हमें। लोकलाइज्ड फाउंड इन सर्टेन प्लेसेस, कहीं कहीं मिलते हैं। ओके। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके। तो उनको हम डेवलप कर रहे हैं। डेवलप करना मतलब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मीन्स एक्सप्लोरिंग, स्टडिंग एंड यूजिंग देम फॉर ह्यूमन बेनिफिट। मतलब कि डेवलपमेंट कर रहे हैं ना रिसोर्सेज की, उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा पहले। एक्सप्लोर करना, उनको स्टडी करना, उनके बारे में जानना और उनको अपने बेनिफिट, ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज करना ही डेवलपमेंट कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स सर्वेइंग रिसोर्सेज, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग देयर यूज। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि हम रिसोर्सेज का सर्वे कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं ताकि हम उनको यूज कर सकें, और उनको यूज करने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर डेवलपमेंट इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली विदाउट बीइंग वेस्टेड। प्रॉपर डेवलपमेंट में क्या होता है, हमें क्या इंश्योर करना होता है कि रिसोर्स को हम यूज तो कर रहे हैं, बिना उनको वेस्ट किए हम उनको यूज कर रहे हैं, यही प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज क्लोजली रिलेटेड टू डेवलपमेंट अवेलेबिलिटी। डेवलपमेंट कितनी हो रही है, वहां पे वो कितने प्रेजेंट हैं, उनका यूज कितना हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो रिलेटेड किससे है? द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल लेवल ऑफ द पीपल ऑफ दैट रीजन। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज मतलब कि जो उस रीजन के लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में कितना पता है कि वो उनको उन रिसोर्सेज को यूज कर सके। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन, वहां पे कितना पैसा है, क्या इतना पैसा है कि वो इनको यूज कर पाए या फिर नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि हाँ, जहां भी आ जाए ये वर्ड, पैसे से रिलेटेड होता है। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन एक्सप्लॉइटिंग एंड डेवलपिंग दी रिसोर्सेज, इन जो ये रिसोर्सेज है ना उनमें कितना पैसा लग रहा है, उनको एक्सप्लॉइट करने में, इनको डेवलप करने में कितना पैसा लग रहा है। ठीक है, ये भी क्या है, निर्भर करता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ अ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, वहां पे कितना अच्छा ट्रांसपोर्ट है कि उनको बाहर, उनको अवेलेबिलिटी तो है, उनकी डेवलपमेंट करने के लिए हम उनको बाहर भी भेज सकें। वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ सामान यहाँ पे मंगवा सके, अपने पास मंगवा सके, तो इसीलिए। सोशल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट इन डेवलपिंग रिसोर्सेज, जो हम रिसोर्सेज डेवलप करना चाहते हैं उसमें हमारा सरकार कितना साथ दे रही है, जो बाकी के सोशल सोसाइटी है वो कितना कितना साथ दे रही है, या फिर वो हमारे खिलाफ ही है। ओके। फिर है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके।
ऑल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड वाइजली, हमें हर रिसोर्स को अच्छे से यूज करना चाहिए, समझदारी से यूज करना चाहिए. नॉट ओनली डू वी नीड टू एक्सेस रिसोर्सेज बट वी शुड ऑल्सो प्रिजर्व देम, प्रोटेक्ट देम एंड अवॉइड वेस्टेज. हमें सिर्फ उनको यूज नहीं करना है, उनको एक्सेस, हमारे पास एक्सेस हो गया उनका, बस हमें उनको प्रिजर्व करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. प्रिजर्व मतलब संभाल के रखना चाहिए, प्रोटेक्ट बचाना चाहिए, और उनका वेस्टेज अवॉइड करना चाहिए. द वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग मिसयूज इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज का समझदारी से हम यूज करते हैं, उनका बिना ही मिसयूज किए, इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. Economic development over the last few decades led to greater wealth. Hence, there has been a rise in consumption levels. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पिछले कुछ समय से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, उससे क्या हुआ है, जो धन दौलत, ग्रेटर वेल्थ, वो बढ़ गई है. वेल्थ ज़्यादा होगी है लोगों की, तो इसीलिए क्या हुआ है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप क्या करोगे, अपने कंफर्ट देखोगे, अच्छे से कंफर्ट होना चाहिए आपको, तो उसमें क्या होगा, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज होंगे, तो कंजप्शन लेवल में राइज हो गया है, इंक्रीज हो गया है, बढ़ गए हैं. इंक्रीज पॉपुलेशन एंड द राइजिंग डिमांड फॉर मटीरियल गुड्स एंड कन्वर्ट्स हैव ऑलरेडी कॉज डिप्लीटेशन. सॉरी, ये वर्ड इनकरेक्ट है. इसकी जगह डेप्लीटेशन आना चाहिए. ओके, मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ. DEPLETION, डेप्लीटेशन. डेप्लीटेशन मतलब उसका कम होना, डिग्रेडेशन उसको, उसका बचाव करना. जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, और पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो बहुत सारे मटेरियल गुड्स चाहिएंगी, डिमांड बढ़ेगी उनकी, तो फिर उन्होंने क्या किया है, डिग्रेडेशन कॉज किया है, डिप्लीटेशन कॉज किया है, उनको कम किया है, उनका वो, उनका यूटिलाइजेशन को बढ़ा दिया है, बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज का, और सर्टीन स्पीशीज का, प्लांट्स की और बर्ड्स की और एनिमल्स की. The quality of air, water and land has been affected badly because of pollution, misuse and overuse of resources to fulfill human greed. जो एयर की क्वालिटी है, वाटर की क्वालिटी है, लैंड की क्वालिटी है, वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुई है. क्यों? क्योंकि पोल्यूशन हुआ है, रिसोर्सेज का मिसयूज हुआ है, ओवर यूज हुआ है. क्यों ये हुआ है? अपनी ह्यूमन ग्रीड को यूज करने के लिए, अपने लालच के लिए हमने इनको पोल्यूट किया है, इनका मिसयूज किया है और इनको ओवर यूज किया है. फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. Development is the use of resources and available technology to bring about an increase in the living standards of a population. डेवलपमेंट रिसोर्सेज का यूज होता है, और अवेलेबल टेक्नोलॉजी का यूज करना. क्यों यूज करना? ताकि हम लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग को स्टैंडर्ड बना सके, स्टैंडर्ड वाली जिंदगी जी सके. ठीक है, उनका हम इस तरीके से यूज करेंगे ताकि हम अपनी जिंदगी को स्टैंडर्ड बना सकें पॉपुलेशन की, उसको हम डेवलपमेंट करते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरनमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है प्रोग्रेस भी हो रही है हमारी, और एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए. इट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स. इसका मतलब है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट होती है जो प्रेजेंट की नीड को तो हमारे पूरा कर रहा है, पर जो फ्यूचर की नीड्स है ना, उनको भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, उनके लिए भी मतलब कुछ संभाल के रख रहा है. ये नहीं कि हम सारे रिसोर्सेज अभी यूज कर लें, उनके लिए कुछ रख रहे हैं ना हम संभाल के लिए, ताकि वो फ्यूचर में बाकी जनरेशन्स हैं हमारी जो, वो भी अपनी नीड्स को पूरा कर सके. द फ्यूचर ऑफ अवर प्लैनेट रेस्ट ऑन अवर एबिलिटी टू कंजर्व अवर रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग फर्दर damage to the environment and by preserving the vast diversity on the earth. हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट किस पे, हमारे प्लेनेट का फ्यूचर किस पे निर्भर है?
हमारी एबिलिटी पे कि हम रिसोर्सेज को कितना कंजर्व कर रहे हैं, उनको वो इन्वायरमेंट को डैमेज तो नहीं कर रहे हैं, अपने जो डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ पे उसको हम बचा रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैनी नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सॉस्टेबल और अवेलेबल इन लिमिटेड सप्लाई। इफ दे आर कंज्यूम्ड फास्टर देन दे कैन बी रीजनरेटेड इन नेचर, दे आर बाउंड टू बी डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि एग्जॉस्टिबल होते हैं, एंडिंग होते हैं, वो खत्म हो सकते हैं, अवेलेबल लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल होते हैं हमारे पास। अगर हम उनको इतनी जल्दी कंज्यूम कर लें कि वो दोबारा नेचर में रीजनरेट ही नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे, कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। इन द इंटरेस्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट इज important टू टेक immediate steps फॉर यूजिंग रिसोर्सेज judiciously। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम जल्दी से जल्दी स्टेप्स लें। क्यों? ताकि हम रिसोर्सेज को अच्छे से, ध्यान से, समझदारी से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे, हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल कौन सा है? मिनिमाइजिंग डेप्लीटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये थी वो ऊपर जो मैंने स्पेलिंग कटवाई थी ना, ये वाली स्पेलिंग सही है। ओके। मिनिमाइजिंग डेप्लीटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उनका ज़्यादा यूज़ करना कम करना है हमें, उनका ज़्यादा मतलब उनका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, उनको जो हम जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे हैं उसको कम करना है। मिनिमाइजिंग डेप्लीटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, केयरिंग फॉर द इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के लिए केयर करनी है। कंजर्विंग अर्थ रिसोर्सेज, अर्थ के रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, बचाना है। इम्प्रूविंग क्वालिटी फॉर ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन की लाइफ है उसकी क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है। तो ये चार प्रिंसिपल्स थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।